गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। और हमें ये समझना है, ये कक्षा 10 के लिए भी है और कक्षा 12 के लिए भी है ना। यूपी बोर्ड जो आने वाली परीक्षा है, हमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर हम साहित्यिक परिचय लिखें कैसे, कम से कम शब्दों में और अच्छे से अच्छा, कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। तो आज हम वही देखेंगे, हमें लिखना कैसे है कम शब्दों में और पूरे के पूरे अंक लेके जाएं हम बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि उस एग्जामिनर कहता है कि 80 शब्दों में लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। अब चैलेंज रहता है कि हमें 80 शब्दों में हम सब कुछ कैसे लिखें। तो देखिए, हमें सबसे पहले लिखा दिख रहा होगा महादेवी वर्मा साहित्यिक परिचय। देखो, सबसे पहले पूछता तो वो इंटर की बोर्ड की परीक्षा में साहित्यिक परिचय, पर फिर भी हमें जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होगा। किसके बारे में? महादेवी वर्मा जी के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षक शिक्षित परिवार में वर्ष 1907 में हुआ था। तो हमें एक चीज पता लग रही है, महादेवी वर्मा जी का जन्म किस सन में हुआ? सन 1907 में। देखो, एक तो सन आपके जीवन परिचय में बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी एक सन महत्वपूर्ण होगी कहाँ? ऑप्शनल क्वेश्चन में, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सन 1907। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था सन 1907 में। आगे लिखा हुआ है, इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता थीं। वह साधारण कवित्री थीं। देखिएगा, कवित्री लिखा हुआ है, याद रखिएगा कवित्री आप लोग ऐसे लिखते होंगे, कवित्री, पर ये गलत है। कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री लिखा जाता है ऐसे। कवित्री यानी कि वह महिला जो कविताएं लिखती हो, उसे कवित्री बोलते हैं। तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी यही है आपकी। ओके, आगे देखो, लिखा हुआ है कि इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता व साधारण कवित्री थीं। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, जो हमारा वर्तमान में प्रयागराज है, वो इलाहाबाद, प्रयाग में हुई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। देखो, आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी, है ना, अंडरलाइन जिसे हम बोलते हैं। याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो में, इस साहित्यिक परिचय में जहां पर भी अंडरलाइन किया है, आपको बोर्ड परीक्षा में भी उन्हीं लाइनों को अंडरलाइन करना है। क्योंकि इस बात को याद रखो, बोर्ड परीक्षा में जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, वह व्यक्ति आपके साहित्यिक परिचय को पूरा नहीं पढ़ेगा। आपको साहित्यिक परिचय पढ़वाना है उससे। आप कैसे पढ़वाते हैं, ये आपकी काबिलियत है। ओके, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 में विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को शोभित किया। ये प्रिंसिपल भी रही थी। ठीक है, किस विद्यालय की? विद्यापीठ। आगे लिखा है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। कब हो गया? 11 सितंबर 1987 को। एक बात याद रखो, यहाँ पर मैंने पद्म भूषण सम्मान को ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो आपको भी पद्म भूषण सम्मान को ब्लैक पेन से ही लिखना है बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, कि 11 सितंबर 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी दिक्कत। आगे लिखा हुआ है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में देखिएगा, इनको काव्यात्मक इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मान द्वारा केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो,
केसरिया एवं मंगला प्रसाद ये दो पुरस्कार होते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ऐसे ही केसरिया और मंगला प्रसाद साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, केसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी जो है किसको मिले थे? महादेवी वर्मा जी को। तो देखो, इसको केसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार को भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ताकि एग्जामिनर जब भी आपका साहित्यिक परिचय पढ़े तो सीधा उसका नजर जाए केसरिया और मंगला प्रसाद पर। तो वो ये सोचे कि हाँ, महादेवी वर्मा के बारे में इसने लिखा है और केसरिया और मंगला प्रसाद तो इन्हें मिला था। इसका मतलब है बच्चे को पता है। इसका मतलब है कि बच्चे ने पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय सही लिखा होगा और वो बिना पढ़े आपको पूरे नंबर देकर जाएगा, इस बात की गारंटी है। आगे कहते हैं, वर्ष 1983 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इन्हें जो है यामा नामक कृति पर सम्मानित किया गया। किस सन में? सन 1983 में। याद रखिएगा, सन 1983 में जो है इनको भारत भारती पुरस्कार के लिए पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें यामा के लिए। किसके लिए मिला था इन्हें? यामा के लिए मिला था। किसके लिए? यामा के लिए। ओके, तो देखो मैंने इस वाली लाइन को भी अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए आप, है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे पतली लाइन खींची हुई है। तो आपको इस वाली लाइन को भी अंडरलाइन ही करना है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिर देखो, साहित्यिक गतिविधियां लिखी हुई है। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण इनको काव्य में रहस्यवाद, वेदना, भाव, आलोक एवं प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। देखो, अगर आप चाहो तो इसमें भी अंडरलाइन कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। मैंने इसमें अंडरलाइन इस वजह से नहीं की है क्योंकि एक साहित्यिक परिचय में बहुत सारी अंडरलाइन हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा साहित्यिक परिचय। और इसको हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर चुके हैं इसको, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में देखिए, लिखा हुआ है कृतियाँ। सबसे पहले इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह जो था वो था निहार। कौन सा था? निहार। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा का प्रकाशित काव्य संग्रह पहला जो था उसका नाम था निहार। रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा मधुर संबंधों पर आधारित संगीत संकलित हैं, है ना। देखो, आत्मा और परमात्मा पर मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलन किसमें है? रश्मि में। उसके बाद इनकी रचना है दीप शिखा। दीप शिखा के बाद है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, सांध्य गीत। और ये सारी की सारी आपने रचनाओं में पढ़ी होंगी, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी की सारी रचनाएं पढ़ी होंगी। उसके बाद में देखिएगा, लिखा हुआ है श्रृंखला की कड़ियों के बाद सांध्य गीत, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार। आपको इसी प्रकार से इन रचनाओं को लिखना है। फिर उसके बाद में कहानी संग्रह भी लिखना है आपको। कहानी संग्रह इनका कौन कौन से हैं? नीलकंठ और गिल्लू। आपने गिल्लू तो छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 4, 5, 6, 7 में इनकी कहानी है गिल्लू, ठीक है। तो इनका कहानी संग्रह कौन सा है? नीलकंठ और गिल्लू। इसके बाद में कविता संग्रह है इनका ठाकुर जी भोले हैं और ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनका कहानी संग्रह कौन सा है? इनका कविता संग्रह, सॉरी, कविता संग्रह है ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये दो इनके कहानी संग्रह हैं महत्वपूर्ण, और दो इनकी कहानियां हैं। कौन कौन सी? नीलकंठ और गिल्लू। इसके बाद में आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी, कहानी संग्रह ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ना। और कहानी संग्रह और कविता संग्रह। और इसके बाद में आप देखेंगे काव्यगत विशेषताएं, ये सारे के सारे ब्लैक पेन से लिखने हैं। ये देखिएगा, मैंने ब्लैक से लिखा है, ये भी ब्लैक से, ये भी ब्लैक से, जितने भी मैंने इन्हें हार्ड लिखे हुए हैं ब्लैक पेन से, ये भी आपको एग्जाम में ब्लैक पेन से ही लिखने हैं। उसके बाद में देखिएगा काव्यगत विशेषताएं। अलौकिक प्रेम का चित्रण
नंबर एक हेडिंग है महादेवी वर्मा। यहाँ पर वर्मा लिखना भूल गया मैं। महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य में अलौकिक ब्रह्म के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। वहीं प्रेम चलकर आगे साधना बन गया। हम इतना सा लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? रहस्यवाद। आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए बेचैनी इनके काव्य में प्रकट हुई। आत्मा से परमात्मा के मिलन के सभी सोपानों का वर्णन महादेवी वर्मा के काव्यों से मिलता है। उसके बाद में इतना छोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे महादेवी वर्मा अ, हिंदी साहित्य में स्थान। इसको भी ब्लैक में लिखेंगे और उसके बाद नीले से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा क्या लिखते हैं। बस ये हमारा अंतिम है और इसको देखते हैं। लिख रहे हैं महादेवी वर्मा। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवित्री समझी जाती हैं। देखो, हमें याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा महादेवी वर्मा किस युग की हैं, तो याद रखना महादेवी वर्मा किस युग की हैं? छायावादी युग की। महादेवी वर्मा किस युग की हैं? छायावादी युग की। बहुत बढ़िया। एक महान कवित्री समझी गई हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं। सरस कल्पना, भावुकता एवं वेदना पूर्ण भावों को अभिव्यक्ति करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कल्पना के अलौकिक हिडोलों, बेटा ये यहाँ पर हिडोले लिखे हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिडोले। हिडोले मतलब आप समझ रहे हो, झूला जिसे हम कहते हैं उसे हिडोला बोलते हैं। पर बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सर्जन किया वह हिंदी साहित्यकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। ये हमारा था साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी का। आप इतना ही लिख देंगे, 80 शब्द आपके हो जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और जैसा मैंने लिखा है डिट टू डिट आपको ऐसा ही लिखना है। और अगर आपको इस साहित्यिक परिचय की पीडीएफ चाहिए तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको तो मिल ही जाएगी। यदि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सअप नंबर दिए दे रहे हैं। आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 85 73 87 35 85। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और मैंने हिंदी के लिए, हिंदी काव्य के लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हो और अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए आगे की पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।